हाँ जी, तो ये तो मैंने अपनी वीडियोस में आप लोगों को काफ़ी बार बोला है कि हर एक कंट्री की कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं और कुछ बुरी चीज़ें होती हैं। उसी तरीके से कनाडा की भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं और कुछ बुरी चीज़ें हैं। तो आज की इस वीडियो में कनाडा से रिलेटेड कुछ बेकार, कुछ बहुत ही बेकार और कुछ बहुत ही फुद्दू चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ताकि अगर आप कनाडा आने वाले हो, यहाँ आने की प्लानिंग कर रहे हो, तो आप लोगों को उन चीज़ों के बारे में पता रहेगा, आप ढंग से प्रिपेयर्ड रहोगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, उन सारी बेकार सी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। और यार मैं ये सब नहीं बताऊंगा कि यहाँ पे अकेलापन काफ़ी ज़्यादा होता है, या फिर विंटर्स काफ़ी हार्श होती हैं, स्नो बहुत ज़्यादा गिरती है, या फिर पिछले 3-4 सालों में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। ये सारी चीज़ें सबको पता है। मेरे को कनाडा में रहते हुए 5 सालों से ऊपर हो चुके हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से कभी कभी कनाडा से हेट होता है। वो चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अब यार सबसे पहली चीज़ जो मेरे को कनाडा के बारे में बहुत बेकार लगती है, वो है यहाँ की इंश्योरेंस। चाहे आपका घर हो गया, आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस होगी, या फिर आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस करानी है, या फिर कोई मेडिकल इंश्योरेंस करानी है, तो उसके जो प्रीमियम्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। अब मेरे को याद है इंडिया में क्या होता था कि अगर कोई गाड़ी की इंश्योरेंस करानी है, तो साल में एक बार हमें प्रीमियम देना होता था 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, या फिर मैक्सिमम 30,000 रुपये प्रीमियम होता था, और हिसाब किताब बढ़िया हो जाता था। लेकिन यहाँ कनाडा के अंदर गाड़ियों की इंश्योरेंस इतनी महंगी है कि साल का प्रीमियम अगर आपको इकट्ठा एक बार देना है, तो यार वो बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। इसलिए ज़्यादातर लोग मंथली अपना कार का इंश्योरेंस देते हैं, जो कि $200, $300, किसी किसी का 150 आता है। अगर ब्रैम्पटन साइड चले जाओ तो भाई साहब लोगों का $600, $700 आता है, मतलब गाड़ी से महंगी उनकी इंश्योरेंस पड़ती है। और एक और प्रॉब्लम ये है कि लोकेलिटी के हिसाब से इंश्योरेंस बढ़ भी जाती है। अगर किसी लोकेलिटी में ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं या फिर गाड़ियों की चोरी होती है ना, तो वहाँ पे जितने भी लोग होंगे उनकी गाड़ी की इंश्योरेंस बढ़ जाएगी। और साथ के साथ घरों की भी इंश्योरेंस होती है। चलो अगर आप घर ओन करते हो तो आप इंश्योरेंस कराओगे, क्योंकि यहाँ पे लकड़ी के घर होते हैं, फायर वगैरह लग सकती है, तो दिक्कत वाला काम है। लेकिन अगर उसी घर को आप रेंट पे भी दे देते हो ना, तो आपने तो इंश्योरेंस कराई है एज अ ओनर, लेकिन टेनेंट को भी अपनी इंडिविजुअल टेनेंट इंश्योरेंस करानी पड़ती है। तो भाई साहब यहाँ पे इंश्योरेंस का हिसाब किताब बहुत ज़्यादा महंगा है। अब यार बाहर ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी और हवा भी काफ़ी तेज चल रही थी, तो रिमेनिंग वीडियो घर के अंदर से कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली अगली चीज़ जो मेरे को बहुत बेकार लगती है कनाडा के बारे में, वो है यहाँ का रियल एस्टेट का कल्चर। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ कनाडा के अंदर जो घर है वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, उनको खरीदना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। वो तो ऑब्वियस ही बात है, घरों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई है, इसलिए प्राइसेस भी हाई हैं। लेकिन एक चीज़ है जो यहाँ पे बहुत बेकार है, वो है अंडर लिस्टिंग का कल्चर। तो बेसिकली होता क्या है कि मान लेते हैं कि आपको कोई गाड़ी खरीदनी है और आप ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह पे प्राइस वगैरह चेकआउट करते हो, गाड़ी वगैरह ढूंढते हो, आपको एक गाड़ी पसंद आती है जो कि ऑनलाइन लिस्टेड है $20,000 की, और आप सेलर से बात करते हो, आप कहते हो नहीं मैं तो इस गाड़ी के $18,000 दूंगा, वो कहता है नहीं 19,500। तो इस तरीके से नेगोशिएशन होती है और आप कहीं मिडिल ग्राउंड में आके मिलते हो, मतलब $19,000 की आप वो गाड़ी खरीद लेते हो। लेकिन यहाँ घरों का जो हिसाब किताब होता है ना, वो थोड़ा सा उल्टा होता है। आपको कोई घर खरीदना है, आप ऑनलाइन जाते हो, घरों के प्राइस वगैरह चेकआउट करते हो, तो लेटर से कि आपको कोई $5 लाख का घर पसंद आता है, आप कहते हो सेलर को कि भाई मेरे को घर बहुत पसंद है, मैं तो उसके $5,50,000 देने के लिए रेडी हूँ। तो वो तो भाई बंदा खुश हो जाएगा कि 5 लाख का लिस्ट किया था, मेरे को $50,000 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, लेकिन वो कहेगा नहीं मैं तो 6 लाख का बेचना चाहता हूँ। मतलब अगर भाई साहब आपने 6 लाख का ही बेचना था तो 5 लाख का ऑनलाइन लिस्ट क्यों किया था? तो यहाँ पे कल्चर रियल एस्टेट का जो ऑनलाइन लिस्टिंग का ना बहुत ही अजीब होता है, जो मेरे को बहुत बेकार लगता है, मतलब गुमराह कर देता है। अब यार कनाडा की जो अगली चीज़ है ना, उससे मेरे को क्या बहुत सारे लोगों को नफरत है, वो है यहाँ के टैक्सेस। तो बेसिकली यार कनाडा के अंदर जो टैक्सेस है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। अगर आप हाई इनकम ब्रैकेट में फॉल करते हो, लाइक $150,000 एनुअली अगर आप अर्न करते हो, या फिर उससे ज़्यादा अर्न करते हो, तो भाई साहब आपकी 40% या फिर मे बी 50% तक इनकम टैक्सेस के अंदर चली जाएगी। यहाँ पे तो भाई साहब टैक्सेस के ऊपर भी टैक्सेस देने पड़ते हैं। मेरा एक कोलीग था, मेरे साथ काम करता था, अब तो वो जॉब छोड़ चुका है। वो सिंगापुर से पीआर लेके आया था, सिंगापुर में वो 10 साल रहा था। जब पहली बार उसको पेचेक मिला ना, वो मेरे से पूछता कि भाई यहाँ पे कोई फीस वगैरह काटते हैं क्या एक्स्ट्रा पेचेक देने की, क्योंकि वो एकदम शॉक हो गया था, हैरान हो गया था, उसकी शक्ल देखने वाली थी कि भाई इतना ज़्यादा टैक्स कटा है। जब उसकी सैलरी आई एक्चुअल में टैक्सेस वगैरह कटने के बाद, CPP, EI और फेडरल प्रोविंशियल टैक्स, ये सारे टैक्सेस कटने के बाद, तो हैरान ही हो गया कि यार तो बचा ही कुछ नहीं, अब मैं करूंगा क्या। लेकिन आप टैक्सेस को सेव भी कर सकते हो। अगर आप अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते हो तो बहुत सारे अपने एक्सपेंसेस दिखा के आप अपने टैक्सेस सेव कर सकते हो। और काफ़ी सारे लोगों को एक कन्फ्यूजन होती है कि हमारे बिजनेस के हिसाब से हम कौन कौन से खर्चे दिखा सकते हैं अपने बिजनेस के अंडर, और कौन कौन से एक्सपेंसेस हमें नहीं शो करने हैं, और साथ के साथ कौन कौन से ऐसे फॉर्म्स होते हैं जो फिल करने होते हैं, अपना टैक्स रिफंड हम किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करना चाहूंगा आपको टोरंटो टैक्स बुटीक, जहां से मैं अपना पिछले 4 सालों से टैक्स फाइल करवा रहा हूं। और अगर आप 1-2 साल पहले एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आए थे, तो जितनी भी आपने फीस डिपॉजिट की है उसका 15% अपने टैक्स रिफंड में ले सकते हो। तो लेटर से आपने $40,000 अपनी फीस डिपॉजिट की थी, तो उसका 15% मतलब $6,000 तक का अपना टैक्स रिफंड ले सकते हो। तो ये हिसाब किताब है। तो नीचे टोरंटो टैक्स बुटीक वालों की सारी डिटेल्स दी हुई हैं, तो उनको कॉन्टैक्ट करके अपने टैक्स रिफंड को इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि जो लास्ट डेट है टैक्स फाइल करने की वो है 30 अप्रैल 2024। अब यार अगली चीज जो कनाडा के बारे में मेरे को बहुत ही घटिया लगती है, वो है यहाँ की मोनोपोली। तो
बेसिकली हर एक इंडस्ट्री के अंदर 2-3 प्लेयर्स होते हैं, मतलब 2-3 कंपनियां होती हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्री को कंट्रोल करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करें तो टीडी बैंक, आरबीसी, बैंक ऑफ नोवा स्कॉशिया, बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल और सीआईबीसी, ये 90% ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं, जो कि अच्छी चीज नहीं है। और अगर हम टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री की बात करें तो भाई साहब वहां पे और बुरा हाल है। सिर्फ 3 प्लेयर्स हैं, बेल, रॉजर्स और टेलस, ये 88.7% ऑफ द कैनेडियन टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से जो मंथली प्लान्स वगैरह होते हैं वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं एज कंपेयर टू इंडिया। भाई साहब यहाँ पे 30-40 जीबी के लिए आपको $60-70 महीने के देने पड़ते हैं। जो घर का इंटरनेट होता है, वाईफाई वगैरह होता है, वो भी काफी ज्यादा महंगा है, $100-150। और अगर हम कैनेडियन एयरलाइन इंडस्ट्री की बात करें तो वहां पे और ज्यादा बुरा हाल है। सिर्फ 2 मेजर कंपनीज हैं, एयर कनाडा और वेस्टजेट, जो कि 85% ऑफ द कैनेडियन एयरलाइन इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं। उसकी वजह से जो फ्लाइट के टिकट के प्राइसेस होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, या फिर उनकी अपनी मर्जी चलती है कि भाई साहब जो करना चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि 2 ही मेजर कंपनीज हैं। और अगर ग्रोसरी इंडस्ट्री की बात करें तो 4 प्लेयर्स हैं मेजर, सॉबिस, लॉबलोज, मेट्रो और कॉस्को। ये 60% ऑफ दी ग्रोसरी इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं। इसी की वजह से यार कनाडा के अंदर जो लाइफ जीने के लिए जो बेसिक चीजें होती है ना, वो भी काफी ज्यादा महंगी हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो खर्चे हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। अब यार अगली चीज जो मेरे को कनाडा के बारे में बहुत बेकार लगती है पर्सनली, वो है यहाँ की इनोवेशन। तो बेसिकली इनोवेशन के नाम पे यहाँ कनाडा के अंदर कुछ भी नहीं होता है। अगर मैं यूएस की बात करूँ, इंडिया की बात करूँ, तो भाई साहब वहाँ पे डाइवर्सिटी है, अलग अलग फील्ड्स के अंदर लोग स्टार्टअप्स कर रहे हैं, बिजनेसेस को ग्रो कर रहे हैं, इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे हर कोई घूम फिर के रियल एस्टेट के अंदर चला जाता है। अब उसका रीजन यही है कि जो कनाडा की इकोनॉमी है उसमें जो सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन है वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री का ही होता है। उसकी वजह से जितने भी लोग हैं, पर्टिकुलर जो इमिग्रेंट्स हैं, वो इवेंचुअली घूम फिर के रियल एस्टेट के अंदर चले जाते हैं और वहीं से कमाइयां करते हैं। ऑब्वियसली काफी ल्यूक्रेटिव है, कमाई बहुत ज्यादा होती है। जितने भी ब्राइट माइंड्स हैं, कोई ऐप डेवलपमेंट कर रहा है, कोई वेब डेवलपमेंट कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, हर एक चीज का जो लिंक है वो घूम फिर के रियल एस्टेट के साथ ही होता है। तो ये हिसाब किताब है। मैंने कितने सारे लोगों से बात की है कि वही स्टार्टअप करना है, कोई बिजनेस करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। हर कोई कहता है कि भाई रियल एस्टेट से रिलेटेड कुछ कर लो, रियल्टर बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ। कोई मतलब इनोवेटिव बातें कोई करता नहीं है। तो इसी की वजह से यार जो जॉब्स की डाइवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड रह जाती है कनाडा के अंदर, क्योंकि 4-5 टाइप के ही बिजनेसेस हैं जो लोग यहाँ पे खोलना पसंद करते हैं, जिसके अंदर पैसा ज़्यादा होता है। इसी वजह से अलग अलग टाइप की जॉब्स के लिए, अच्छी सैलरी के लिए लोग यूएस भागते हैं। और आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि भाई कोई कनेडियन सीईओ जो बहुत पॉपुलर हो, या फिर कनाडा की कोई बहुत ही बड़ी कंपनी हो जो बहुत पॉपुलर है, अपार्ट फ्रॉम शॉपिफाई या फिर ब्लैकबेरी वगैरह, उसके अलावा सारी की सारी जो कंपनीज है बड़ी बड़ी, वो है या तो यूएस की या फिर इंडिया या फिर किसी और कंट्री की। और अगर कोई रियल एस्टेट की बात नहीं कर रहा है तो दूसरा बंदा इमिग्रेशन की बात कर रहा होता है। तो मतलब जैसे इंडिया में सिर्फ 3 चीजें चलती हैं, शादियां, बॉलीवुड और क्रिकेट, उसी तरीके से कनाडा के अंदर सिर्फ 2 चीजें चलती हैं, रियल एस्टेट और इमिग्रेशन। तो इन 2 फील्ड्स के अंदर अगर आप कोई काम कर रहे हो तो भाई साहब तगड़ी कमाई कर लोगे। इसके अलावा अगर किसी और फील्ड में हो तो हिसाब किताब नॉर्मल ही रहता है। तो ये सिस्टम है कनाडा का। अब एक और चीज जो कनाडा के बारे में बहुत बेकार है वो है यहाँ की सैलरीज। तो बेसिकली अगर इसको हम यूएस से कंपेयर करें, जो इसकी नेबरिंग कंट्री है, या फिर जो बड़ा भाई है, या फिर जो मर्जी कह लो, जो भी है, उससे कंपेयर करोगे तो भाई साहब यहाँ पे सैलरीज बहुत ज़्यादा कम है। सेम रोल के लिए सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेम जॉब है, हर एक चीज़ सेम है। अगर उस चीज़ के लिए यूएस के अंदर कोई $200,000 पर एनम ले रहा है तो कनाडा के अंदर उसको मिलेंगे 110, 120 या फिर मैक्सिमम $1,30,000 पर एनम मिल जाएंगे। लेकिन उससे ज़्यादा मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चलो ये तो सैलरीज की बात होगी, जो भी हिसाब किताब है ठीक है। लेकिन उसके बाद बात आती है इंक्रीमेंट की। यहाँ पे इंक्रीमेंट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, 2%, 1%, 3%, 5% किसी का हो गया तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। 10% तो भाई साहब पता नहीं आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली बात होगी। तो आप एक्सपेक्ट मत करना कि अगर आप किसी कंपनी के अंदर ज्वाइन करते हो, आपका एनुअल पैकेज है $70,000 पर एनम, और आप सोच रहे हो कि भाई धीरे धीरे इंक्रीमेंट होके वो 1,20,000, 1,30,000 हो जाएगी। वो होने में पता नहीं कितना ही टाइम लग जाएगा, 2-2, 3-3% के हिसाब से। तो यहाँ पे कंपनी स्विच करनी पड़ती है अगर आप अपनी सैलरी अच्छी खासी बढ़ाना चाहते हो। तो ये चीज़ें बहुत बेकार लगती है। मेरे को याद है मेरे स्टूडेंट टाइम पे एक मेरा फ्रेंड था जो कि वॉलमार्ट के अंदर काम करता था। उसकी जो आर्ली वेज थी वो थी $14.5 पर आवर। ठीक है, फिर 1 साल हो गया, सैलरीज वगैरह इंक्रीमेंट हुई, तो मैंने उससे पूछा भाई कितनी सैलरी तेरी बढ़ी है? तो कहता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मेरे को अकाउंटेंट हायर करना पड़ जाएगा। मैंने पूछा भाई कितनी होगी है? तो उसने मेरे को बोला कि भाई 14.60 होगी है, मतलब मेरी 10 सेंट सैलरी बढ़ी है। तो ये हिसाब किताब है। बाकी अगर आप अकाउंटेंट हायर करना चाहते हो, अगर आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, आपसे पैसा मैनेज हो नहीं रहा है, तो टोरंटो टैक्स बुटीक बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है। मैं उनसे अपना टैक्स फाइल कराता हूँ, सारे के सारे मेरे जो अकाउंट्स हैं वही हैंडल करते हैं।
तो उनको आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब यार अगली चीज़ जो सबसे बेकार चीज़ लगती है मेरे को कनाडा के अंदर, मतलब सबसे फुद्दू चीज़ है वो कनाडा की, वो है यहाँ की ड्रग्स की प्रॉब्लम। तो बेसिकली यहाँ पे वीड लीगल है। जैसे दुकानों पे जाके आप टॉफ़ी चॉकलेट खरीदते हो ना, वैसे आप यहाँ पे जाके दुकानों के अंदर मैरिजुआना खरीद सकते हो, वीड वगैरह खरीद सकते हो। कैंडीज़ वगैरह होगी, या फिर वो ड्रिंक्स होगी वीड वाली, या फिर वो स्मोक करने वाला हिसाब किताब हो गया, गमीज़ होगी, चॉकलेट होगी, हर एक चीज़ मिल जाती है यहाँ पे बिना किसी दिक्कत के। मतलब आप वॉक इन करो दुकान में, $10 $20 के पैकेट मिल जाते हैं, उसके अंदर 10 मिलीग्राम 20 मिलीग्राम इतनी वीड होती है। अब वो कहते हैं कि भाई हम तो एक कंट्रोल अमाउंट में वीड को बेच रहे हैं, लेकिन इस चीज़ पे कंट्रोल नहीं है ना, क्योंकि कोई बंदा जा रहा है वो 10 पैकेट खरीद के ले आया, वो तो कितना ज़्यादा वीड वाला हिसाब किताब ले आया। ऊपर से यार ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर तो हद ही हो रखी है, वहाँ पे हार्ड ड्रग्स जो होते हैं जैसे कि कोकेन या फिर हेरोइन वगैरह, वो अगर आपके पास से मिलता है तो आपने कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं की है, अगर वो 2.5 ग्राम या फिर उससे कम क्वांटिटी में होता है, जिसकी वजह से यार क्राइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। क्योंकि अगर किसी को इस चीज़ की लत लग जाती है और उसके पास पैसे वैसे नहीं है, तो वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाता है, भाई लोगों को स्टैब कर देना, पैसे मांगना, लूटपाट करना। तो इसकी वजह से क्राइम इंक्रीज हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। अब यार इंडिया के अंदर क्या होता था कि एक मैक्सिमम रिटेल प्राइस का कॉन्सेप्ट होता था। अगर कोई पेप्सी की बॉटल है, अगर उसका एमआरपी 30 रुपीज़ है, तो कहीं पे भी आपको वो 30 रुपये से ऊपर नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ कनाडा के अंदर एमआरपी वाला कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। हो सकता है कि कोई चीज़ है जो वॉलमार्ट के अंदर $5 की मिल रही है, रियल कनेडियन सुपर स्टोर के अंदर वो $7 की लगी हुई है, और किसी कन्वीनियंस स्टोर के अंदर वो $10 की बिक रही है। तो लोग यार टेंशन में ही रहते हैं कि हम महंगा ना खरीद लें, हो सकता है कि किसी और स्टोर में सस्ता मिल रहा हो। तो हर कोई बंदा यहाँ पे प्राइस मैच के चक्कर में पड़ा रहता है। और ऊपर से यार यहाँ कनाडा के अंदर जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं या फिर मेजॉरिटी ऑफ द स्टोर्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं। मतलब अगर मैं वीकडेज की बात करूँ तो 6 बजे 7 बजे 8 बजे सब बंद हो जाता है, रात हो जाती है, लोग घर चले जाते हैं, मे भी सो जाते हैं। अगर वीकेंड्स की बात करूँ तो भाई साहब तब तो और जल्दी चीज़ें बंद हो जाती हैं, 5 बजे सब बंद हो जाते हैं। किचनर के अंदर बेस्ट बाय हो गया है, फिर ज़्यादातर जो स्टोर्स हैं 5 बजे सब बंद हो जाते हैं, सब अपने घर चले जाते हैं। छोटे शहरों की बात करूँ तो वहाँ पे 4-4 बजे चीज़ें बंद हो जाती हैं। मतलब जब लोग सो के उठते हैं छुट्टी वाले दिन, तब तक सब कुछ बंद हो रखा होता है, तो भाई बाहर जाने का कोई स्कोप ही नहीं होता। अब यार ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत सारे कल्चर्स, बहुत सारी कम्युनिटीज़ यहाँ कनाडा के अंदर रहती हैं, लेकिन उससे रिलेटेड सबसे बेकार चीज़ मेरे को ये लगती है कि ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो अपने कम्युनिटी के लोगों के साथ ही रहना पसंद करते हैं। मतलब दूसरी कम्युनिटी के लोगों के साथ वो मिक्स होना पसंद करते ही नहीं है। उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है, मेरे को समझ नहीं आया। मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है गुजरातियों के साथ या फिर दूसरे कल्चर के लोगों के साथ मिक्स होना, एक नई चीज़ सीखने को मिलती है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को यहाँ पे ये लगता है कि भी जिस स्टेट से मैं आया हूँ उसी स्टेट के बंदे अच्छे हैं, या फिर जो लैंग्वेज मैं बोलता हूँ कोई और वो लैंग्वेज बोल रहा है वही बंदा अच्छा है, या फिर मेरे कल्चर से जो बिलोंग करता है वही बंदा अच्छा है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो डिस्क्रिमिनेशन होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, या फिर जो स्टीरियोटाइपिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। मतलब एक स्टेट के लोग दूसरी स्टेट के लोगों को पसंद ही नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली से आया था, एक पर्सन मेरे को मिला था थंडर बे के अंदर, वो मेरे को कहता कि मैं तेरे को घर इसलिए नहीं देना चाहता था क्योंकि तू दिल्ली से आया। ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। मतलब स्टेट के हिसाब से लोगों को जज करना, स्टीरियोटाइप करना बहुत बेकार चीज़ होती है। तो ये एक कड़वा सच है जो कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, मे बी हिडन है, लोगों को पता नहीं लगता, लेकिन भाई साहब ये बहुत ही मेजर स्केल पे होता है। और यार यहाँ के मेडिकल सिस्टम का तो क्या ही बताना, आप लोगों को पता ही होगा कि हिसाब किताब बहुत ही बेकार है। हर कोई परेशान है यहाँ के मेडिकल सिस्टम को लेके। बाकी और रियलिटी के बारे में जानना चाहते हो कनाडा की, तो ये राइट वाली वीडियो ज़रूर चेकआउट करना। और ये सुनने के बाद भी अगर आप कनाडा आना चाहते हो तो कौन कौन से स्किल्स आपको सीखने चाहिए यहाँ आने से पहले, उसके लिए लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और कॉमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कि आपके हिसाब से कौन कौन सी बेकार चीज़ें हैं कनाडा की। और भाई साहब टैक्सेस वगैरह फाइल करने हैं, अपना रिफंड इंक्रीज करवाना है, तो टोरंटो टैक्स बुटीक वालों की जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बाकी जब तक अगली वीडियो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।